बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। नहीं तो अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल ने अपनी बिसात बिछाई दी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और इक्का दुक्का नहीं बल्कि 11 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले कि स्लीपर सेल एक्टिव होते उसे एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन यह अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल है क्या और भारत में यह क्या करने वाला था, इसका पूरा प्लान क्या था, आपको दिखाते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही थी बड़ी साजिश। सुनसान जगहों और बंद कमरों में हो रही थी प्लानिंग। देश की जमीन पर तैयार हो रहे थे अलकायदा के लड़ाके। बम धमाकों और हथियार चलाने की हो रही थी ट्रेनिंग। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का खींचा जा रहा था खाका। अलकायदा के संगठन AQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल की यह साजिश अगर वक्त रहते एक्सपोज नहीं होती तो धमाकों से दहल जाते हिंदुस्तान के दर्जनों शहर। बेगुनाहों की मौत और चीख पुकार से गूंज जाती हिंदुस्तान की सरजमीं, क्योंकि ट्रेनिंग और प्लानिंग ना सिर्फ तगड़ी थी बल्कि मुहाने पर थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड की पुलिस के साथ मिलकर एक गोपनीय ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और पूरे मॉड्यूल का वक्त रहते भंडाफोड़ कर दिया। 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राजस्थान से 6 और यूपी झारखंड से 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अलकायदा से प्रभावित एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है और करीब 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और करीब 11 आतंकियों की गिरफ्तारी की। 6 आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार किए। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। इनके पास से बड़ी संख्या में गोला बारूद, बम बनाने की विधि और हथियार बरामद हुए हैं। 8 लोगों को उत्तर प्रदेश और झारखंड से हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की गई, उसमें से 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अब इनकी निशानदेही पे पुलिस जगह जगह पर रेड कर रही है और जो 11 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इनसे लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। इस मॉड्यूल को झारखंड की राजधानी रांची से लीड किया जा रहा था। यह मॉड्यूल देश में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर दी गई थी। खास बात यह कि राजस्थान के भिवाड़ी से जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया वो गिरफ्तारी के वक्त हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये सभी 6 आतंकी एक साथ रह रहे थे। ये जंगल में एक पहाड़ी पर ट्रेनिंग ले रहे थे और ये किराए पर 2 कमरे लेकर रह रहे थे। बड़ी कामयाबी झारखंड से मिली। अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के स्लीपर सेल को लेकर झारखंड से कई गिरफ्तारी हुई। तकरीबन 16 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और ये छापेमारी हुई पूरे मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक को हिरासत में लेने के बाद और उसकी निशानदेही पर। तस्वीर देखिए, यही है डॉक्टर इश्तियाक। अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल का सरगना इश्तियाक रांची का रहने वाला है। डॉक्टर इश्तियाक रांची के मेडिकल अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने रिम्स से MBBS की पढ़ाई की है और इस पर आरोप है कि यह भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी कर रहा था। इश्तियाक ने अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए मॉड्यूल का नेटवर्क राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला रखा था। डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार कर इससे युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत में शरिया कानून लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। शक ये है कि इस मॉड्यूल के तहत आतंकी हमले की प्लानिंग भी की जा रही थी और युवाओं को अलग अलग स्थानों पर जिसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। डॉक्टर इश्तियाक के राइट हैंड माने जाने वाले एक शख्स फैजान की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई है। आपको टाइम्स नाउ नवभारत सीधे हजारीबाग में फैजान के घर ले चल रहा है। फैजान
डॉक्टर इश्तियाक के इशारों पर स्लीपर सेल के जरिए और भी आतंकियों को अपने मॉड्यूल से जोड़ रहा था। झारखंड से अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कई गिरफ्तारियां रांची, हजारीबाग, लोहरदगा से पुलिस ने की है। जो झारखंड एटीएस है, दिल्ली पुलिस की टीम है, इन लोगों ने साझा सर्च ऑपरेशन करके कई गिरफ्तारियां की है, जिसमें से एक गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग से हुई है, जहां लोहसिंगिया थाना आप देख रहे हैं, इसी इलाके से गिरफ्तारी हुई है। फैजान नाम के शख्स की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। ये जानकारी के मुताबिक फैजान स्लीपर सेल का हिस्सा था। फैजान उस स्लीपर सेल का एक आतंकी है, लेकिन ये स्लीपर सेल झारखंड के कई जिलों में काम कर रहा था। ये स्लीपर सेल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम कर रही थी, लेकिन तहकीकात इस बात की चल रही है कि इस मॉड्यूल का मोडस ऑपरेंडी कैसा था। पूरे मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इश्तियाक के नेतृत्व में काम करने वाली स्लीपर सेल में फैजान की भूमिका कितनी अहम थी, क्योंकि जिस तरह का चेहरा इन लोगों ने समाज के सामने ला रखा था वो सेवा का था, यानी एक पेशे से डॉक्टर और एक सेल्समैन। यही गली है और इसी गली से फैजान की गिरफ्तारी हुई थी। फैजान का घर इसी गली में है और वो सेल्स का काम किया करता था, जो दुकानों में सामान पहुंचाना और इन चीज़ों का काम उसका चलता था। लेकिन किस तरह से ये बड़ी साजिश में इन लोगों का नाम सामने आया है वो आप समझिए, क्योंकि इस दौरान कई खुलासे हुए हैं, कई हथियार भी जो है वो बरामद किए गए। उसके अलावा कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी एटीएस को मिला है इन लोगों की गिरफ्तारी के दौरान। तो ये फैजान का घर है। टाइम्स नव भारत की टीम स्लीपर सेल के संदिग्ध आतंकी फैजान के घर पहुंची और ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर फैजान स्वभाव से कैसा था, उसका लोगों के प्रति रवैया और व्यवहार कैसा था, उसकी दिनचर्या कैसी थी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह पुराना सा जो घर दिखाई दे रहा है वो फैजान का ही है। जब हम फैजान के घर पहुंचे तो बाहर से घर सुनसान लग रहा था, गेट अंदर से बंद था। हमने आवाज लगाई तो फैजान के रिश्ते में साढ़ू लगने वाले मोहम्मद अबुल फरक से बात हुई। फैजान का घर यही है ना? जी हाँ, फैजान साहब का यही घर है। तो आप कौन हुए फैजान साहब? मैं साहू हूँ। अच्छा, साहू है जी। तो थोड़ा आप आ जाएं, जरा कुछ बातचीत आपसे करेंगे। फैजान को लेकर जो बातें आई है, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से इसको देख रहे हैं, किस तरह का इंसान था फैजान, क्या काम करता था, ये तमाम चीज़ें अब लोगों के जागरूकता में आ गया कि क्या कैसे हो रहा था। फैजान तो बेसिकली जो है गल्फ में थे, वहीं पैसा कमाना और फैमिली को पालना। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि बच्चा अब नॉर्मल उनका पैदा हुआ, मजबूरी हुई कि अब फैमिली में कौन देखेगा बच्चे को, तो यहाँ आए, यहाँ बिजनेस उन्होंने शुरू किया। परिवार का कहना है कि फैजान किसी तरह की कोई गतिविधि में शामिल नहीं है, अपने काम से काम रखता था फैजान। दरअसल फैजान इस पूरे मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। परिवार वालों का कहना था कि फैजान के डॉक्टर इश्तियाक से संबंध थे, लेकिन बेटे के इलाज के चलते वो इश्तियाक के संपर्क में आया। रांची से जिसकी गिरफ्तारी, उसी के निशानदेही पे ये तमाम गिरफ्तारियां हुई। डॉक्टर इश्तियाक हैं कोई, तो उनका संबंध जो है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ घर में कि 1 साल से संबंध उनके 11-12 महीना जो भी हो, वो संबंध उनसे बिल्डअप हुआ, वो भी बच्चों की वजह कर ही बिल्डअप हुआ है, इसलिए कि वो परेशान रहते थे। बच्चा उनका एबनॉर्मल है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अब तो चलने भी लगा है, इसलिए कि जो है वो रांची में ही दिखाया गया था उसको, और उसको फिर थेरेपी बताया गया था। उसके बाद से उसका जो है डेवलपमेंट हुआ है। अब फैमिली का प्रॉब्लम तो हम लोग को शेयर किया करते थे कि ऐसा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फैजान अकेले रहते थे या पूरी फैमिली? बच्चों के साथ रहते थे यहाँ। अच्छा। और बिजनेस भी यहीं से करते थे। अच्छा, ये भी जानकारी मिली कि कुछ मीटिंग्स वगैरह भी फैजान के यहाँ घर पे? यहाँ कोई घर पे कोई मीटिंग सिटिंग यहाँ नहीं होती थी उनकी। हाँ, ये जरूर था कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाते थे, समझो ना, जो टीचर आते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। अब उसमें 5-7 बच्चे और आसपास के आ जाते हों तो ये नहीं कर सकते, लेकिन कोई जवान की यहाँ मीटिंग नहीं होती थी। ये घर अलॉट नहीं था, इसलिए कि यहाँ पर्दानशी औरतें रहती हैं। परिवार के सदस्यों का दावा है कि फैजान निर्दोष है, वो किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं था। 2 वक्त का नमाजी फैजान अपने और अपने परिवार के लिए समर्पित था।
तरह की गतिविधि मैं 24 नहीं 48 घंटे के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि उनकी इस तरह की कोई गतिविधि यहाँ नहीं पाई जाती है। और इसलिए कि सुबह से शाम तक मैं आया हूं बीच में कई बार तो ना, तो मैं देखता हूं कि सुबह में से वो जो निकलता है फजर की नमाज पढ़ता है, अगर देर सो के उठा तो जो है भले मस्जिद नहीं गया हो, लेकिन अगर जाग गया पहले तो मस्जिद जाता है, मस्जिद से आता है दूध बाजार से सामान, माँ बाप की को अगर कुछ पहुंचाना हुआ तो पहुंचाया, अगर डिमांड हुआ तो ये सब वो फैमिली में ही लगा रहता सुबह से शाम तक। और वही सप्लाई, किसी का ऑर्डर आया तो सामान पहुंचाने गया, यही उसकी दिनचर्या। सेल्स का काम दिन भर उनका रहता है, पूरा दिन यही। तो देखिए साढ़ू हैं फैजान के, जो सूचना मिलने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम चीज़ों को बता रहे हैं कि किस तरह के इंसान थे ये, किस तरह से इनका व्यवहार रहा, किस तरह से वो रहते थे। तो अब ऐसे में चूंकि गिरफ्तारी हुई है, अब किस साक्ष्य के आधार पर हुई है, ये तो जो टीम आई थी, ATS की टीम है, चाहे जो भी दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले में जुड़ी हुई है, तो किस तरह के साक्ष्य हैं और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन आप देखिए जो कारोबार ये करते थे, ये सामान उन्हीं का है, ये सब जी सब उन्हीं का। तो देखिए ये जो सेल्स का काम वो करते थे और ये सामान जो है सेल्स का ही, जो दुकानों में भेजा जाता है, सफाई से जुड़ा हुआ है, और ये चीज़ें जो है वो दुकानों में भेजते थे, वो मतलब सेल्स का काम वो करते थे। देखिए यहाँ पर सॉस है, उसके अलावा जो सामान जो आम रोज़मर्रा के जीवन में जो इस्तेमाल होता है वो तमाम सामान जो है दुकानों में सप्लाई किया करते थे। यहाँ पर सभी सामान रखे हुए हैं और इसी सेल्स के काम में वो रहते थे। ये परिवार बेशक फैजान का समर्थन करे, लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने अगर हाथ डाला है तो बेवजह नहीं डाला। वैसे भी स्लीपर सेल की यही खासियत होती है, इसके नेटवर्क में हर चीज गुप्त रखी जाती है। ये लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसमें जासूस, भाड़े के सैनिक और संगठित अपराधी और आतंकी शामिल होते हैं। ये खास समुदाय के बीच अपने टारगेट को लेकर सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। ऊपर से आने वाले निर्देश के बाद ये अचानक एक्टिव होते हैं, इसी वजह से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। सवाल उठा है और जो बातें सामने आई है, जो कहा जा रहा है कि इस घर पे भी कई मीटिंग्स जो है वो यहाँ पर की गई, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं, जो अभी तक जो शक है ATS को कि ये तमाम लोग स्लीपर सेल का काम करते थे, क्योंकि झारखंड का पुराना कनेक्शन रहा है इन चीज़ों में। इससे पहले भी खास करके हजारीबाग से 2002 में भी यहाँ पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी हजारीबाग में ही, क्योंकि कलकत्ता में जो अमेरिकन सेंटर है उस पर गोलीबारी करने का आरोपी जो है वो यहाँ पर आकर छुपा था हजारीबाग में ही, और उस पर भी कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे में रडार पर हमेशा से हजारीबाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और ये पूरा इलाका देखिए, ये पूरा जितने भी घर आप देख पा रहे हैं ये मुस्लिमों का घर है। और जिस तरह से ATS ने ये गिरफ्तारी की है वो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरह से ये तमाम जो स्लीपर सेल्स हैं वो काम करते हैं, क्योंकि जो इन लोगों का मंसूबा था कि देश को, जो भारत है उसको किस तरह से मुस्लिम स्टेट, इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, इसको लेकर ये तमाम लोग काम करते थे और बड़ी साजिश रचने का भी काम किया जा रहा है, ऐसा शक जताया गया है। और इस साजिश के तहत बहुत कुछ हो सकता है, बम धमाकों से लेकर कई तरह की साजिश का जो अंदेशा है वो ATS को है, और इसी आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद AQIS की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता लगा था। दिल्ली पुलिस ने बाद में AQIS के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2021 में भी यूपी पुलिस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। बेहद खतरनाक मॉड्यूल है AQIS। अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। इसकी स्थापना अलकायदा के पूर्व चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तान का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। US अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया। साल 2019 में इसकी अगुवाई ओसामा महमूद के पास आई, जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। अफगानिस्तान में इसके 400 लड़ाके हैं। वहीं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलकायदा के संगठन AQIS में 200 लड़ाके मौजूद हैं। इस AQIS के मंसूबे कितने खतरनाक हैं और किस तरह से
या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है वो भी बेहद खौफनाक है। साल 2014 के सितंबर महीने में पाकिस्तान नेवी के युद्धपोत पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसमें 10 आतंकी और एक नेवी अफसर की मौत हो गई। वहीं सितंबर 2015 में कराची में इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शकील की हत्या की जिम्मेदारी AQIS ने ही ली थी। मार्च 2015 में कराची में एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। मई 2015 में सेक्युलर ब्लॉगर अनंत विजय दास की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई। वहीं अप्रैल 2016 में इस्लाम ने बांग्लादेशी ब्लॉगर नजीमुद्दीन समद की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वहीं 2017 के जनवरी महीने में कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। अगस्त 2018 में अफगानिस्तान के गजनी शहर पर तालिबानी हमले में AQIS भी शामिल था। अलकायदा के इस संगठन का नेटवर्क दुनिया के 5 देशों में सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है। हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अचानक AQIS के स्लीपर सेल का उठ खड़ा होना ये साबित करता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें हो रही हैं। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बारे में एक और जानकारी सामने आ रही है, और वो ये कि इश्तियाक अहमद के तार रांची जमीन घोटाले से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बरियातू थाना क्षेत्र के रहने वाले बबलू खान को समन देकर एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब किया है। बबलू खान कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाले में जेल में बंद अफसर खान और ताला खान का बबलू खान रिश्तेदार है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक बबलू खान के अस्पताल से जुड़ा रहा है। दोनों की पारिवारिक रिश्तेदारी भी है और इसमें अफसर अली और ताला खान सेना से जुड़े जमीन घोटाले में चार्जशीटेड है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जमीन घोटाले से कमाया गया पैसा कहीं आतंकी फंडिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस ज्वाइंट ऑपरेशन में हथियार, गोला बारूद और साहित्य की बरामदगी की है और निशानदेही पर लगातार छापेमारी भी कर रही है। इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस मंसूबे के साथ अलकायदा का ये इंडियन सबकॉन्टिनेंटल ग्रुप तैयारी कर रहा था, उससे साफ है कि जल्द ही वो देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। लिहाजा भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा पालने वाली इस स्लीपर सेल की सारी जड़ों को खोदना जरूरी है। साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।